हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगल सर अपने बायोस्टार्स कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों का जो है हम यूट्यूब पे 2026 के एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी करवाने वाला हूं। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है पिछले वीडियो में कुछ सवालों का जवाब बताया था और इस वीडियो में भी कुछ सवालों को जानने वाले हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हम आपको यूट्यूब पे जो है चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं हम। ठीक है, अगर आप इसको पूरा मेरे क्लास को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2026 में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? यानी ये कह रहा है कि जो ऋतुस्राव चक्र है, जिसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम जिसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आखिर मासिक चक्र जो होता है ये किस में होता है? बंदर में होता है, गोरिल्ला में होता है, कि एप्स में होता है, कि इन सभी में होता है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर ये मासिक चक्र होता क्या है। ठीक है, ये मासिक चक्र जो है होता क्या है? तो ये मासिक चक्र जो होता है ये प्राइमेट्स मादाओं में प्रत्येक माह आने वाला एक चक्र होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये हो गया गर्भाशय, ये जो है गर्भाशय हो गया। ठीक है, ये जो है फैलोपियन नलिका हो गया और यहाँ पे होता है अंडाशय। ठीक है, ये हो गया अंडाशय। ठीक, ये अंडाशय हो गया। यहाँ पे इस अंडाशय में जो क्या होते हैं कि अंडाणु बनते हैं और ये अंडाणु जो है यहाँ फिम्बरी के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? तो ये फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। यानी कि ये अंडाणु जो है कहाँ चले जाते हैं? तो ये फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं और इधर अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आता है और इधर ये जो गर्भाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं ये क्या होती है कि ये वृद्धि करती रहती है, क्योंकि जो निषेचन होगा, निषेचन से जो भ्रूण बनेगा वो भ्रूण आ करके और इसी गर्भाशय के आंतरिक परत में आ करके और 9 महीने तक इसी में पलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इधर निषेचन के लिए अंडाणु आकर के फैलोपियन ट्यूब में बैठी है और यहाँ पे गर्भाशय की आंतरिक दीवारें जो होती है ये मजबूत होती रहती है। ठीक है, जब निषेचन नहीं हो पाता है, तो ये अंडाशय की जो भीतरी दीवारें होती हैं, ये जो गर्भाशय की जो भीतरी दीवारें होती है ये क्या होने लगती है कि ये टूटने लगती है और ये टूट करके और योनि के माध्यम से रक्त जैसा जो है ये बाहर निकलने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। और ये 28 से 30 दिन का ये चक्र होता है। ठीक है, प्रत्येक 28 से 30 दिन के बाद जो है ये ऋतुस्राव चक्र होता है। तो वही पूछ रहा है कि ये ऋतुस्राव चक्र जो होता है ये किस में होता है? तो ये बंदर में भी होता है, गोरिल्ला में भी होता है और एप्स में भी होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये ऋतुस्राव जो चक्र होता है इन तीनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के अंदर होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि जब निषेचन की क्रिया किसी जीव के शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, बाह्य निषेचन कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है, आंतरिक निषेचन कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट, निषेचन किसी जीव के शरीर के अंदर होता है। तो जब किसी जीव के शरीर के अंदर निषेचन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहेंगे। और वहीं जब निषेचन किसी जीव के शरीर के बाहर होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम बाह्य निषेचन कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? यानी कि ये जो ब्रायोफिल्म का पौधा होता है इसमें कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है, कि बुलबिल द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा? इसमें दिया है ऑप्शन ए, संकर द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, राइजोम द्वारा होता है, कि बुलबिल द्वारा होता है? आखिर ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? ये पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये ब्रायोफिल्म में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। ये जो पत्तियां होती हैं इसी पे कलिकाएं निकलती हैं और निकल करके टूट करके और ये तो नए ब्रायोफिल्म के पौधे का क्या करती है? निर्माण करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफिल्म में जनन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन। 24 नंबर क्वेश्चन है, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आता है तो हमको ये देखना है कि कहीं युग्मक में तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है,
तो इसमें क्या कर रहा है कि आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 48 होती है, यानी कि 48 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 48। अगर यहीं पूछ दे आपसे कि इसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि इसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि युग्मक कहता तो उसका आधा हो जाता है, यानी कि 24 हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है कि निम्न में टोरुलेशन किस में होता है। ठीक है, ये टोरुलेशन जो होता है ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, स्पंज में होता है, हाइड्रा में होता है कि पेनिसिलियम में होता है। ठीक है, तो टोरुलेशन आखिर होता क्या है, तो टोरुलेशन क्या होता है कि जैसे कि ये कोई जीव है, ठीक है, और इस जीव के शरीर पर क्या होता है कि ये उभार बनने लगता है, और ये उभार उसे अलग ना होकर के लगातार उस पर जो है ये उभार बनने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोरुलेशन कहते हैं। और ये किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। याद रखिएगा कि ये किस में टोरुलेशन होता है, तो ये ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, ये 26 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है, यानी कि इसमें से कौन जो है अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है। तो याद रखिएगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बास, स्तनपाई, ऑप्शन सी है पंछी एवं स्तनपाई, ऑप्शन डी है लीची एवं आम। तो याद रखिएगा कि ये जो होता है इसमें क्या होता है कि अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है। कौन, ये प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बास। ठीक है ना, ये प्रशांत महासागरीय क्या होता है ना कि ये अब दिक्कत क्या है कि जो प्रशांत महासागरीय सामन मछली होती है वो रहती है वो समुद्री जल में, लेकिन ये जनन करने के लिए जो है ये कहाँ चले जाती है, तो ये जो चली जाती है मीठे पानी के जल में चली जाती है। कहाँ चली जाती हैं, ये मीठे पानी के जल में चली जाती हैं, यानी कि मीठा पानी के जल में चली जाती हैं, और ये मीठा पानी के जल में जा करके वहाँ पे जनन की क्रिया करती हैं। ठीक है, मीठा पानी के जल में जा करके जनन की क्रिया करती हैं, और जनन के कुछ दिन बाद जो होती हैं ये जीव जो होती है मर जाती हैं। जनन के कुछ दिन बाद ये जीव क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, क्योंकि इनका आंत जो होता है वो सिकुड़ने लगता है और उसके वजह से इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो याद रखिएगा कि उसके बाद जो है ये जनन नहीं कर पाती है, केवल एक ही बार जनन करती है। बांस भी ऐसा होता है कि अपने जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन करता है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये निम्नलिखित में से किस में जो होता है अगुणित पादप शरीर होता है, यानी कि अवृत बीजी जो होता है अगुणित होता है, कि अनवृत बीजी होता है, टेरिडोफाइट होता है, कि ब्रायोफाइट्स होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो ब्रायोफाइट्स होता है ये क्या होता है, ये अगुणित होता है। ब्रायोफाइट्स क्या होता है, ये अगुणित होता है। बाकी जो होता है ये ब्रायोफाइट्स जो होता है ये अगुणित होता है। बाकी जो होता है सब के सब जो होते हैं द्विगुणित होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, अवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट क्या होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। लेकिन ये ब्रायोफाइट जो होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है। याद रखिएगा। आगे है 28 नंबर, कह रहा है कि निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है। ठीक है, कह रहा है कि किसमें इसमें से रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है। तो ये इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो होता है ड्रेसिना, ऑप्शन नंबर बी मार्सिलिया, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रिला होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रिला, क्योंकि ये हाइड्रिला जो होता है ये पूरी तरीके से जो होता है ये जल में होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसको जो है ये जल से ही इसको आवश्यक पोषक पदार्थ जो है अंदर से मिल जाते हैं, इसीलिए इसमें रंध्र और जड़ की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो तीनों है ड्रेसिना, मार्सिलिया और जलकुंभी, इन तीनों में क्या होते हैं, रंध्र तथा जड़ पाए जाते हैं। लेकिन हाइड्रिला में जो होता है वो रंध्र तथा जड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे है 29 नंबर, पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है किसने दिया था। पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है ये किसने दिया, तो पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है वो दिया है। ठीक है, किसने, ऑप्शन नंबर ए है बॉवेरी, ऑप्शन नंबर बी है ओवेन, ऑप्शन नंबर सी है सटन और ऑप्शन नंबर डी है जोहानसन। तो याद रखिएगा कि ये पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द है वो किसने दिया है जी, पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है वो ओवेन ने दिया हुआ है। किसने दिया है, ओवेन ने दिया है, याद रखिएगा पार्थेनोजेनेसिस शब्द। ठीक है, अब पार्थेनोजेनेसिस शब्द होता क्या है, तो बिना निषेचन के जो जीव बनने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे है 30 नंबर, कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है।
कह रहा है कि बिना निषेचन के, यानी कि इसमें बिना नर और मादा युग्मक मिले ही क्या होता है कि इसमें पौधों का उत्पादन होता है, वो किसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ग्राफ्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर सी है कायिक प्रवर्धन और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें कह रहा है कि बिना निषेचन किए हुए, तो जो बिना निषेचन किए हुए क्या होता है कि ग्राफ्टिंग में भी क्या होता है कि इसमें बिना निषेचन किए हुए ही कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, बिना निषेचन किए हुए। और प्रत्यारोपण क्या होता है कि जैसे एक कोई पौधा हो गया, इसको उठा करके और दूसरी जगह रोपने की क्रिया क्या हो जाएगी, प्रत्यारोपण हो जाएगी। तो प्रत्यारोपण तो होगा नहीं। और इसमें क्या होगा, जब प्रत्यारोपण नहीं होगा तो फिर ए और बी दोनों नहीं होगा। ये होता है क्योंकि ये ग्राफ्टिंग द्वारा जो है, ये ग्राफ्टिंग द्वारा हम पौधों का उत्पादन करते हैं और वो भी बिना निषेचन के होता है। लेकिन सबसे उचित अगर हम आंसर की बात करें तो ये होगा कायिक प्रवर्धन, क्योंकि ग्राफ्टिंग जो होता है ये कायिक प्रवर्धन के अंदर ही आ जाएगा। तो सबसे सटीक इसका उत्तर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है हम क्या करते हैं कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे है 31 नंबर कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। ठीक है, ये जो सूक्ष्म प्रजनन होता है इसमें क्या संभव है। तो देखिए जैसे कि ये सूक्ष्म प्रजनन सबसे पहले होता क्या है, तो ये पौधों को उगाने की एक तकनीक होती है। सूक्ष्म प्रजनन जो होता है ये पौधों को उगाने की एक क्या है, तकनीक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में पौधे के कुछ भागों को, कुछ छोटे छोटे हिस्सों को लेकर के और उसी के जैसा क्या करते हैं कि रोग मुक्त क्लोन तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये अपने से हम क्या करते हैं कि उसमें रोग मुक्त क्लोन तैयार करेंगे, यानी कि उसी के जैसे बहुत सारे पादपों का निर्माण करते हैं। तो इसमें किसी भी निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी भी दो जीवों की आवश्यकता नहीं है। हम कोई एक पौधा लेकर के, कोई एक जीव लेकर के और उसी से जो है नए नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये अलैंगिक विधि होता है। जिस विधि से क्या किया जाता है कि नए नए पौधे का निर्माण किया जाता है, वो कौन सा विधि होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है कि इसमें दो जीवजनक होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ही पौधे को लेकर के उसके कुछ भागों को और उसी के जैसे बहुत सारे पौधों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो केवल अलैंगिक प्रजनन जो है संभव है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में, कि इनमें सभी में किसमें पादप काय जो होता है वो अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन तीनों में जो पादप काय होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ठीक है, ये जो अदरक होता है इसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, राइजोम द्वारा होता है। राइजोम को बोलते हैं, यानी प्रकंद द्वारा होता है, प्रकंद द्वारा होता है, कि जड़ द्वारा होता है यानी रूट द्वारा होता है, कि ट्यूबर यानी कंद द्वारा होता है। ठीक है, कंद द्वारा होता है, कि यानी कि बल्ब द्वारा होता है। ठीक है, तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है राइजोम द्वारा। किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, ये किसके द्वारा होता है, तो ये राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है, जड़ द्वारा यहीं गाजर मूली में जड़ द्वारा हो जाएगा, ट्यूबर द्वारा कहेगा तो ये आलू में हो जाएगा, और बल्ब द्वारा कहेगा तो लहसुन प्याज में किसके द्वारा होता है, ये बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, राइजोम में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि काजू निम्नांकित में से कैसा फल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है यथार्थ फल, ऑप्शन बी है बैरी, ऑप्शन सी है नट और ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए काजू में हम क्या खाते हैं कि बीज खाते हैं, और ये बीज जो होता है वो क्या होता है, ये नट फल होता है। तो याद रखिएगा कि काजू कौन सा फल होता है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल होता है, तो काजू जो होता है वो नट फल होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब 35 क्या है कि निम्नांकित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। यानी कि निम्न में से किसमें जो होता है नर तथा मादा युग्मक शरीर से बाहर मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मेंढक, ऑप्शन बी दिया है हिरण, ऑप्शन सी दिया है मनुष्य और ऑप्शन डी दिया है घोंघा। ठीक है, तो इसमें किसमें होता है बाह्य निषेचन, तो याद रखिएगा मेंढक में। ये जो मेंढक होते हैं इनमें नर तथा मादा जो युग्मक होते हैं वो पानी के अंदर ही यानी कि शरीर से बाहर मिलते हैं। ठीक है, ये जो मादा मेंढक होती है वो अपने अंडाणु को पानी में छोड़ देती है, और ये जो नर मेंढक होता है उस पर से शुक्राणु छोड़ करके उसको निषेचन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंढक में जो होता है वो बाह्य निषेचन होता है। कुछ मछलियों में भी क्या होते हैं, बाह्य निषेचन होता है। ठीक है,
अब है 36। आप लोग जो है वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपका जो है 2026 के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि हम A to Z प्रत्येक चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, अब आगे है कि युग्मक हेतु सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, यानी कि गैमिट जो होते हैं युग्मक वो किस प्रकार के होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं यानी कि युग्मक अगुणित होते हैं, कि डिप्लॉइड होते हैं यानी द्विगुणित होते हैं, कि पॉलीपोलॉइड होते हैं, कि नॉलीपोलॉइड होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो युग्मक होता है वो हमेशा क्या होता है, ये अगुणित होता है यानी कि हैप्लॉइड होता है। युग्मक क्या होगा जी, अगुणित होगा। जैसे कि ये नर युग्मक जो हो गया ये शुक्राणु, ये भी क्या होता है अगुणित। और ये मादा युग्मक हो गया अंडाणु, ये भी क्या होता है अगुणित। तो युग्मक चाहे कोई भी हो वो क्या होता है, वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन अगर यहीं दोनों मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, वो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, युग्मनज। और ये जो युग्मनज होता है वो क्या होता है, वो तो वो द्विगुणित होता है। युग्मनज हमेशा क्या होगा, द्विगुणित, क्योंकि अगुणित अगुणित कितने तो द्विगुणित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। है 37 नंबर कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब 124 को शुक्राणु बनाना है तो उसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी किसी कोशिका में। तो जैसे सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ये गो कोशिका होता है इसमें क्या होता है कि एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितना होता है, इससे जो होता है कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक गो जब कोशिका विभाजित करेगा तो उसमें उससे कितने शुक्राणु का निर्माण होगा, तो उसे एक कोशिका से जो है 4 शुक्राणु का निर्माण होगा। तो उसी तरीके से 124 जो है शुक्राणु बनाने हैं। तो इससे हम क्या करेंगे कि ये निकालने के लिए कि कितना कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो याद रखिएगा कि उसको हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 31, यानी कि इसमें आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 31, यानी कि 31 बार विभाजन की आवश्यकता होगी। अगर कितना भी शुक्राणु बनाने के लिए कहे उससे 4 से भागा कर देना है, जितना आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये 38 देखते हैं। कह रहा है कि केचुआ प्राणी है। केचुआ जो होता है वो कैसा प्राणी है, एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है, कि नपुंसक है। तो याद रखिएगा ये केचुआ जो होता है ये द्विलिंगी होता है, यानी कि एक ही केचुआ पर जो है नर अंग भी होता है और उसी केचुआ पे क्या होता है कि फीमेल अंग भी होता है, यानी कि दोनों जननांग जो होते हैं एक ही केचुआ पे होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा भाग जो है अगुणित होता है। अंडाशय अगुणित होता है, परागकोश अगुणित होता है, कि पराग अगुणित होता है, कि युग्मनज अगुणित होता है। तो देखिए ये जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय क्या होता है कि ये द्विगुणित होता है। क्या होता है, ये द्विगुणित होता है। परागकोश जो होता है वो भी क्या होता है, ये द्विगुणित होता है। और आपको हमने बताया कि जो युग्मनज बनता है ये 2 युग्मकों के मिलने से बनता है, यानी कि अगुणित और अगुणित के मिलने से बनता है। तो ये तो हमेशा क्या होगा, द्विगुणित होगा। ये क्या होगा, ये द्विगुणित होगा। लेकिन ये जो पराग जो है, ये पराग क्या है कि ये पराग खुद एक नर युग्मक है। ये खुद क्या है, एक नर युग्मक है। और ये क्या होता है, ये अगुणित होता है, क्योंकि पराग क्या है, ये नर युग्मक है और युग्मक हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है। तो याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा अगुणित है, तो पराग हो जाएगा क्या, अगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उड़कर ऑक्सीजन खींच लेता है। ऑप्शन ए है जलकुंभी, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी कमल और ऑप्शन डी धान। तो याद रखिएगा कि ये जलकुंभी जो होता है वो क्या करता है कि ये पानी में ठहरे हुए पानी में क्या करता है कि उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ये जलकुंभी क्या होता है कि ये पानी में बड़ी तेज़ी से फैलता है और वहाँ पे जितने भी पोषक पदार्थ हैं और ऑक्सीजन है सबको क्या कर लेता है, ये खींच लेता है। इसीलिए इसको हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ठीक है, 41 है। जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो यह कौन सा जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है, कि लैंगिक जनन कहलाता है, वर्धिकायिक कहलाता है, कि मुकुलन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने आप लोगों को बताया था
कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीवजनक भाग होता है, तो इसमें नर और मादा की तो बात ही नहीं करनी है, केवल एक ही जीवजनक से नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। वर्धिकायिक में क्या होता है कि ये भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, इसमें अलग अलग तरीके से जो है जीवों का निर्माण होता है। मुकुलन क्या होता है कि ये भी एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, इसमें एक जीव से ही नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इसमें नर और मादा युग्मक के मिलने से कह रहा है, तो नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसे हम कौन सा जनन कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं। कौन सा जनन कहते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, याद रखिएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी कि उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन बाह्य होता है, आंतरिक होता है, कि जल में होता है, कि हवा में होता है। तो याद रखिएगा कि जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है, आंतरिक होता है। कहाँ होता है, आंतरिक होता है। जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं, इनमें निषेचन कहाँ होता है, तो आंतरिक होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा 43 नंबर, सल्क कंद का उदाहरण है, यानी कि निम्न में से कौन जो है बल्ब का उदाहरण है। ठीक है, अदरक, अदरक दिया हुआ है, जो कि हम पहले ही आप लोगों को बताए कि अदरक किसका उदाहरण है, तो ये प्रकंद का उदाहरण है, यानी कि राइजोम का उदाहरण है। किसका है ये, राइजोम, जिसको हम बोलते हैं प्रकंद। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं प्रकंद। ठीक है, अभी प्रकंद। फिर ये दूब घास, तो दूब घास जो होता है ये ऊपरी भूस्तरी का होता है, यानी कि रनर का उदाहरण होता है ये रनर। और प्याज जो होता है ये होता है सलकंद का उदाहरण, यानी कि ये प्याज और लहसुन जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ये दोनों बल्ब के उदाहरण हैं। आलू जो होता है ये किसका उदाहरण है, तो ये ट्यूबर का है। किसका है ये, ट्यूबर, जिसको ये कंद कहते हैं। ये 2025 का पूछा गया प्रश्न है कि ट्यूबर द्वारा किसमें का एक प्रवर्धन होता है, तो याद रखिएगा आलू में। ठीक है, आगे है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। 44 नंबर है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, वसीय भाग में होता है, गर्भाशय में होता है, कि फैलोपियन नली में होता है। तो जो ये स्तनधारी होते हैं इनमें हमने बताया कि ये जो होता है गर्भाशय होता है, ये जो होता है क्या होता है कि ये फैलोपियन नलिका होता है। क्या होता है ये फैलोपियन नलिका होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये गर्भाशय हो गया और ये फैलोपियन नलिका हो गया। अंडाशय, ये अंडाशय हो गया। ये अंडाणु जो होता है इसी यानी कि अंडाशय से निकल करके आ करके और ये फैलोपियन ट्यूब में ये जो है अंडाणु बैठती है। ये अंडाणु जो है कहाँ बैठती है, ये तो ये फैलोपियन ट्यूब में आकर के रुकती है। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब में। अब ये फैलोपियन ट्यूब में आकर के रुक रही है और इधर से जाएगा शुक्राणु, और शुक्राणु जा करके और किससे मिलेगा, इस अंडाणु से मिलेगा। ठीक है, तो निषेचन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन नली में हो रहा है। कहाँ हो रहा है निषेचन, फैलोपियन नली में हो रहा है। हाँ, उसके बाद निषेचन के बाद आ करके और ये गर्भाशय में क्या हो जाएगा, अंतरोपित हो जाएगा। वहाँ से आने के बाद ये गर्भाशय में क्या हो जाएगा, ये अंतरोपित हो जाएगा। तो निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नली में होता है। ठीक है, आगे 45 नंबर, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है वो किस में होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है वो किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए है मक्खी में, ऑप्शन नंबर बी है मधुमक्खी में, ऑप्शन नंबर सी है मच्छर में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। अनिषेक जनन होता क्या है कि बिना निषेचन के जीव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो ये होता है मधुमक्खी में। किस में होता है, ये मधुमक्खी में होता है, यानी कि इसमें बिना निषेचन के ही इसके अंडाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में, बिना निषेचन के। तो याद रखिएगा मधुमक्खी में। फिर उसके बाद जो है 46 है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ठीक है, द्विनिषेचन के बाद जो है क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये द्विनिषेचन होता क्या है। ये द्विनिषेचन क्या होता है, तो जैसे कहने का मतलब ये है कि ये द्विनिषेचन जो होती है इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ संरचना जानना पड़ेगा। ये होता है आवृत बीजी पौधों में। किस में होता है, ये आवृत बीजी पौधों में, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। आप लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पढ़े होंगे कि ये जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है ये आवृत बीजी पौधों में होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें 3 गो जो है ऊपर में 3 गो जो है ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ होती हैं। 3 गो जो होती हैं ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएँ होती हैं, और फिर उसके बाद जो होती है 2 गो ध्रुवीय कोशिकाएँ होती हैं। कौन सी कोशिकाएँ होती है, ध्रुवीय कोशिकाएँ। और यहाँ पे 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, ये अंड समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंड समुच्चय। यानी कि निषेचन से पहले मादा युग्मक जो है अपने आप को पूरा इस तरीके से तैयार करके रखती है। अब जब परागकण इसके अंदर आता है तो उसमें 2 गो नर युग्मक होते हैं। परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं, 2 गो नर युग्मक होता है। ठीक है, परागकण जब आता है स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर,
ठीक है ना। जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पराग कण आएगा, यहाँ पर जब पराग कण आएगा तो इसमें क्या करेगा कि 2 गो नर युग्मक को छोड़ देगा, और 2 गो नर युग्मक में से 1 गो नर युग्मक जा करके वो किससे मिलेगा, एक नर युग्मक जो है वो जा करके मिल जाएगा ये अंड से, और अंड से मिल करके क्या बना देगा, युग्मनज बना देगा। ये अंड से मिल करके क्या बनाएगा, युग्मनज बना देगा। और दूसरा नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक से जा करके मिल करके और क्या बनाता है, तो भ्रूणपोष बना देता है। क्या बनाता है, भ्रूणपोष। तो वहीं कह रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। ठीक है ना। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। द्विनिषेचन इसे किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है दो नर युग्मक 2 बार निषेचन करते हैं। एक बार एक नर युग्मक अंड से मिल करके युग्मनज बनाता है, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ मिल करके भ्रूणपोष बनाता है। इसीलिए इसमें 2 बार निषेचन होता है, इसलिए हम इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और इसका परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, क्या बनता है, भ्रूणपोष। अब एक सवाल ये भी पूछता है आपसे कि ये भ्रूणपोष जो होता है ये अगुणित होता है, द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है। तो याद रखिएगा कि हमने बताया कि ये ऑलरेडी ये 2 कोशिका है, ये जो है ये ऑलरेडी इसमें ये 2 कोशिकाएं हैं। यहाँ पे ये कितनी कोशिका है, ये 2 कोशिका है। ठीक है, इसमें कितनी कोशिका है, ये 2 कोशिका है, और एक कोशिका आकर के इससे और मिल गया, तो ये कितनी बन गई, 3। तो ये भ्रूणपोष जो होता है वो क गुणित होता है, ये 3 गुणित होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रता क्या होगी। देखिए पूछ ही दिया क्वेश्चन इधर कि आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रता क्या होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है कि चतुर्थ गुणित होती है। तो अभी मैंने बताया ना कि ये क्या होती है, ये त्रिगुणित होती है, क्योंकि ये ध्रुवीय केंद्रक से एक नर युग्मक मिलता है तो ये क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, और ये क गुणित हो जाएगा। तो ये तीनों अगुणित होते हैं, कुल मिला के कितने बनेंगे, 3 गुणित बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि जो लार्वा को जो है वयस्क में बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन बी एकांतरण, ऑप्शन सी कायांतरण की, ऑप्शन डी मेटास्टेसिस। तो याद रखिएगा कि ये होता है कायांतरण। यानी कायांतरण कहने का मतलब क्या है कि जो लार्वा होता है वो लार्वा जो है अपने आप अपने काया में बदलाव करके, वृद्धि करके और वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कायांतरण कहलाता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कायांतरण। 49 इनमें से किससे नर युग्मक संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, यानी कि नर युग्मक किससे मिलकर के भ्रूणपोष बनाता है। तो अभी मैंने बताया कि पीछे अभी बताया क्वेश्चन में कि नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर के, जिसको हम द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं। इसी द्वितीयक केंद्रक के साथ नर युग्मक मिल करके और क्या बना देता है, तो भ्रूणपोष बना देता है। क्या बनाता है, ये भ्रूणपोष बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है द्विविखंडन किस में पाया जाता है। द्विविखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, जलकुंभी में होता है कि अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होता है। तो याद रखिएगा ये जो द्विविखंडन की क्रिया होती है ये अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होता है। ठीक है, ये अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है, इसीलिए हम ऑप्शन डी मारेंगे क्योंकि इसमें दोनों होगा। स्पेशल इसको मत मारिएगा एक को। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विविखंडन होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन आप लोग डेली जो है हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। रात 8 बजे तक जो है हम वीडियो अपलोड कर देंगे डेली अपने चैनल पे। ठीक है, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, पूरा जितना भी हम पूरे ऑल चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, अगर इतना देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गारंटी के साथ आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।